नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी दुल्हन की कहानी है जिसे अपने ही घर में दिखती थी अपनी ही परछाई, लेकिन इतनी भयानक जिसे देख के वो डर जाती थी। और ऐसा उसके साथ हर रोज होता था। क्या थी इसकी कहानी? क्या आप जानना चाहेंगे? क्या थी ये कहानी इस दुल्हन की जो अपने ही घर में देखती थी अपनी परछाई, लेकिन ऐसे जैसे वो उसकी परछाई हो ही ना। और वो इतनी भयानक होती थी। कई बार कई बार ऐसा होता ही था, उसके साथ हर रोज होता था। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अवनी की शादी का पहला दिन था, यानी शादी के बाद जब वो दिन जिस दिन गृह प्रवेश हो रहा था, वो अपने ससुराल में बहुत खुश महसूस कर रही थी। बहुत ही बड़ा घर था, बिल्कुल महलों जैसा। अवनी तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी। और परिवार के नाम पे तो सिर्फ कुछ ही लोग थे, और जो वहाँ रुके हुए थे ना, उसे पता भी नहीं था कि परिवार में इतने कम लोग हैं। उसने देखा, थोड़ी देर बाद ही उसे पता चला, तो करीब परिवार के नाम पे तो केवल उसकी सास, ननद और उसके पति हैं, और इतने ही लोग हैं। बाकी जो रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे करके लौट गए। चलिए मिलते हैं अवनी से। कौन है अवनी? अवनी 7 बहनों में सबसे छोटी बहन, एक मध्यम परिवार की लाडली, और उसमें ही पाली बड़ी, और परिवार के जिसमें बहुत सारे सदस्य थे। उसकी बड़ी 6 बहनें और उसके बाद के 3 भाई जो उससे छोटे थे। अवनी अपने परिवार की 7वीं संतान थी। परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए मध्यम वर्ग के होते हुए भी परिवार में आर्थिक दिक्कत तो रहती ही थी। अवनी की शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी, उसके परिवार ने भी नहीं सोचा था। पर इतने घर में अवनी की शादी इतने बड़े घर में हुई कैसे? क्या कारण है कि बिना दान दहेज के, परिवार के दहेज में देना नहीं पड़ा, ऐसी शादी कैसे हो गई अवनी की? अवनी के माता पिता बाकी बहनों का साधारण परिवार में इसी तरह का विवाह किया था, जैसे कि एक मध्यम परिवार में दहेज देख के माता पिता जितनी जद्दोजहद करते हैं, ये तो सब जानते हैं। अवनी के लिए भी उसी तरह के घर वर ढूंढे जा रहे थे, ताकि माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर लड़की को कुछ काम दे सकें, अपने लड़कों को कुछ काम दे सकें, और फिर जीवन उनका सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अवनी के माता पिता के पास कुछ खास संपत्ति नहीं थी, और कई वो शादी का ऑफर लेकर आए थे उसके बड़े ताऊ जी, जो अवनी की शादी चाहते थे कि बड़े घर में हो जाए, क्योंकि वो परिवार की बेटियों में से तो आखिरी बेटी की शादी थी। सब इतने बड़े घर में अवनी की शादी हो रही है बिना दान दहेज के, तो जरूर कोई कमी होगी। अवनी के मन में कुछ खटका हुआ, तो उसने ताऊ जी से पूछा, कोई कमी है क्या? तो उन्होंने कहा, बेटा परेशान मत होना, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ जो मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता। इस लड़के की शादी 1 साल पहले हुई थी, और पिछले ही महीने इसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। उसके कारणों का तो हमें नहीं पता है, पर उस व्यक्ति का परिवार बहुत परेशान रह रहा है, क्योंकि घर संभालने के लिए कोई है नहीं। ननद शादीशुदा है, माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, और घर में स्त्री की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ। वो लोग परिवार साधारण शादी करना चाहते हैं, और दान दहेज की भी कोई खास डिमांड नहीं है। अवनी ने खुद आगे बढ़ के पूछा, ताऊ जी, उसके परिवार में उसका कोई बच्चा वगैरह बालक तो नहीं है? तो ताऊ जी ने कहा, नहीं, वो लोग अभी बच्चा नहीं कर रहे हैं। वो लोग की शादी कोई 1 साल ही हुआ था, तब तक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तुम्हारी शादी इस घर में कर रहे हैं, उस घर में स्त्री की आवश्यकता है। हमें पहली पत्नी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि वो भी किसी गरीब परिवार की लड़की थी शायद, और ये लोग दान दहेज के खिलाफ बहुत पहले से हैं। ये बात सुन के अवनी खुश हो गई। उसे लगा उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में हो रही है। आज विदा होके अवनी अपने ससुराल आ गई। महलों से भी बड़ा घर उसे अपने सुहागरात वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत सजा था, सुंदर भी था, और थोड़ी देर घूंघट में बैठे रहे। दरवाजे पे कोई खटपट तो नहीं हो रही, लेकिन कोई भी नहीं आया तो उसकी आंखें लग गई, और शायद उसे आंखें खुलने पे लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। उसने देखा दरवाज़ा तो पहले की तरह बंद है, लेकिन उसके पति नदारत हैं। सोचा, नींद या शादी की थकान होगी, और मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर ही दूंगी। अवनी बाथरूम में गई, क्योंकि उसे बहुत देर हो गया था, उसकी नींद टूट गई।
वो कपड़े चेंज करने के बारे में सोचने लगी। बाथरूम में बहुत ही बड़ा सा शीशा लगा था। शीशे में देखा तो उसका मेकअप थोड़ा बिगड़ गया था। सोचा रात का समय है, मैं चेहरा ही धो लेती हूँ, मेरे पति को तो सब कुछ मेरे बारे में पहले से पता है, तो दिखावा किस बात का। और उस चेहरा धोने के लिए नल की तरफ झुकी तो उसे लगा उसकी परछाई उसे अभी भी देख रही है। एक पल को अवनी बहुत तेज डरी। उसने शीशे में देखा तो उसकी कुछ भी नहीं ऐसी नहीं दिखा और साधारण परछाई थी। फिर झुकी तो उसकी लगा फिर उसकी परछाई तो झुकी ही नहीं। रात काफ़ी ज़्यादा बीत चुकी थी। करीब 2:30 बज रहे थे और अवनी को इतनी रात में अंधेरे में थोड़ी हल्की रोशनी थी बाथरूम में। हल्की रोशनी में अपनी परछाई के साथ ऐसा खेल दिखना तो उसको लगा ये तो मेरे मन का वहम हो सकता है। आखिर पढ़ी लिखी थी अवनी और उसने इस बारे में काफ़ी बार पढ़ा था कि अंधेरे में आधी रात को आप अपनी परछाई देख के भी डर जाते हैं और आपको वो भूत की तरह दिखाई देती है। अवनी अपने आप पे हंसती है और कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर में उसके पति आए जो काफ़ी थके हुए लग रहे थे। अवनी से उसने कहा तुम सो जाओ, हम कल सुबह ही बात करेंगे। अवनी कल सुबह जल्दी जल्दी उठ गई और क्योंकि उसके परिवार में उसकी बहनों की शादी के बाद से वो अपने घर में बहुत सहयोग करती थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। भाइयों को पढ़ाना, घर के छोटे मोटे काम करना, उसके बाद अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों पे ध्यान देना उसका प्रिय शगल था। आखिर यहाँ भी उसने आसानी से उठ लिया और कोई भी संकोच नहीं किया। सीधा वो किचन ढूंढते हुए चली गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ तो सब कोई ज़रूर बैठ टी पीते होंगे। अवनी ने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती के डिब्बे को खोजना शुरू किया। उसके मायके के मुकाबले यहाँ का किचन काफ़ी बड़ा था और बहुत से सामान भी रखे थे। उसे आसानी से डब्बा नहीं मिल रहा था, तो वो उसे डब्बा नहीं मिला तो शायद वो लौटने ही वाली थी। तभी पीछे से कुछ भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। कोने में ही रखा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नौकर आई है और उसकी हेल्प कर रही है, पर इतने नौकर चाकर का होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। पर जब वो इतनी भारी आवाज़ सुनी तो पीछे पलटी, कोई नहीं था। इस बार भी उसने अपने मन का वहम समझ के इस बात को टाल दिया। अब अवनी चाय तो किसी तरह से बना कर ले गई, पर चीज़ों को ढूंढना, इस वजह से वो काफ़ी परेशान महसूस की थी। और कल रात में जो हुआ और अभी जो हुआ वो अवनी के लिए थोड़ी सी अलग बात थी, थोड़ा डराने वाली। क्योंकि ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी कि घर में सब कोई सो रहे हैं, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी अपने कमरों में सो रहे हैं, तो मुझे किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। अवनी चल रही थी तो उसे अपने पीछे किसी की चलने की भी आवाज़ आ रही थी। और इस घर में आते के साथ ही अवनी के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो चुका था। पर ये सब कुछ हो क्या रहा था, अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर एक बात उसे समझ में आ रहा था, इसलिए वो चाय नहीं पी। और चाय नहीं पी क्योंकि वो स्नान करके पहले भगवान की आराधना करती थी, जिसके बिना किए हुए वो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं खाती। और उसके दिन की शुरुआत उसके मायके में भी ऐसे ही होती थी। कभी भी भगवान के भजन कीर्तन करके ही उसका दिन शुरू होता था। और इस बार उसने सोचा अच्छे से मैं नहा लेती हूँ, सुंदर कपड़े पहन लेती हूँ। उसने ऐसा ही किया। एक सुंदर सी साड़ी पहनी जिसमें वो खुद को आईने में देखी तो शर्मा गई। उसे ऐसा लगा, फिर वो पलट गई, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी परछाई वहीं खड़ी है। अवनी बहुत घबराई, लेकिन अपने विचारों को झटक कर पूजा घर में पहुँचने के बारे में सोचने लगी। पूजा घर ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई। कई कमरों को देखा लेकिन कभी भी उसे पूजा घर नहीं मिल रहा था घर में। तो उसने अपने सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और पति तो अभी बाहर गए थे एक्सरसाइज करने, टहलने वगैरह, और सास सो रही थी। सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन सास उठी नहीं। तब तक से पीछे से उसकी ननंद रानी आ गई और बोलती है क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था आपको। तो अवनी कहती है कुछ चाहिए नहीं था, बस पूजा करनी है। यहाँ पूजा घर कहाँ है। तो इस पे रानी कहती है कि पूजा करते का घर तो इसमें नहीं है, इतना बड़ा घर बनाया है, अब पूजा पाठ किस काम का, हम यहाँ पूजा वगैरह नहीं करते। रानी की बातें सुन के अवनी को थोड़ा सा गुस्सा सा आया। उन्हें बोली पहली बात तो इस घर में पूजा होती है चाहे जिस दुनिया का कोई भी घर हो, और दुनिया इधर की हो जाए, मुझे तो पूजा करनी है। आप मुझे किसी बात के लिए मना करती तो मैं राजी खुशी मान लेती, पर आप मुझे पूजा के लिए मना कर रही हैं, और जहाँ मेरे भगवान नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। ये सुनकर रानी बोलती है नहीं भाभी, आप तो बुरा मान गई, आपको पूजा करनी है तो क्या हुआ, एक खाली कमरा है, वहाँ सब कोई ध्यान वगैरह करते हैं, आप वहाँ जाके पूजा कर सकती हैं। अवनी कुछ सोचती है, फिर उस बात के लिए तैयार हो जाती है।
अवनी को याद आता है कि उसकी दुर्गा माँ की एक पीतल की मूर्ति उसकी माँ ने उसके बैग में दिया था, क्योंकि वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ ने कहा, दुर्गा माँ को अपने साथ ले जाओ, इनकी हमेशा ही पूजा करती हो। अगर भगवान ना करे, तुम्हारी इतनी बड़े घर में तो शादी हो ही रही है, तुम्हें कभी कोई चीज़ की तो कमी हो नहीं सकती, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी ऐसी हो जिसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ जाए और वो तुम हमसे भी नहीं मांग सकती, हमारी कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है, तो इनसे मांग लेना, क्योंकि इनके हाथ तो कभी खाली होते ही नहीं। जो इनसे मांगोगी वो तत्काल मिल जाएगा और बिना चिंता के उस घर में तुम खुशी खुशी रहना। अवनी अपनी माँ की बातों के बारे में ही सोच रही थी, तभी ननंद रानी ने कहा, क्या बात है भाभी, किन ख्यालों में खो गई? वो मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं ननंद, कुछ बात नहीं है, बस मैं अपने बैग से एक छोटी सी मूर्ति लाना चाहती हूँ। क्या इस खाली कमरे में एक छोटा सा मैं पूजा घर बना सकती हूँ? छोटा सा घर जिसमें मैं अपनी पूजा कर सकूँ। ननंद रानी ने कहा, क्यों नहीं भाभी, आपका अपना घर है, आप जैसे चाहे वैसे रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अवनी खुश हो गई और उसने एक छोटी सी मूर्ति लाके उस कमरे में रख दी। बिल्कुल छोटा सा कमरा था, यूं तो खाली पड़ा था और हर कमरा उपयोगी तो नहीं हो सकता था इतने बड़े घर के अंदर। अपनी छोटी सी मूर्ति, एक छोटा सा पूजा घर जो लकड़ी का बना हुआ था, वो तुरंत ही उसने खरीद के मंगवा लिया। अवनी के पास पैसे तो होते ही थे, भले ही उसके पति और कुछ दे ना दें, लेकिन भर भर के पैसे जरूर दिए थे, जिससे वो अपनी मनमर्जी से खर्च कर सकती थी। और खुद ही वो एक छोटा सा पूजा घर नज़दीक की दुकान से ले आई और उसमें दुर्गा माँ की स्थापना कर दी और उनकी आराधना करने में जुट गई। काफ़ी देर हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि अभी सब कोई नाश्ते के लिए परेशान हो गए, मैं उठती हूँ पूजा घर से तो मैं नाश्ता बनाती हूँ। करीब 10:30 बज गए थे। अवनी किचन में पहुंची तो अच्छी तरह से नाश्ता तो नौकरों ने बना दिया था। अवनी खुश हो गई कि चलो, यहाँ कम से कम इतनी अच्छी बात है, यहाँ कुछ नौकर हैं जो समय से कुछ काम कर देते हैं। अवनी से नौकरों ने कहा, क्या तुमने नाश्ता किया? तो नौकर ने भी कहा, हाँ, सबने नाश्ता कर लिया है, केवल आपने नहीं किया है, आप तो पूजा कर रही थी, इसलिए आपको नाश्ता करने में देर हो गई है। लीजिए, मैं आपके लिए भी नाश्ता बना देता हूँ। और नाश्ता लेके वो अपने कमरे में आ गई। वहाँ बैठ के वो खाने को ही थी, तभी उसे लगा जैसे छत से कुछ आवाज़ आई है। अवनी दरवाज़ा खोलती है, सीढ़ियों से छत पे जाती है। नाश्ता वहीं टेबल पे छोड़ दिया, उसने एक टुकड़ा भी नहीं खाया। छत पे गई तो कुछ भी नज़र नहीं आया। वापस आई तो नाश्ता की प्लेट कुछ ऐसा लगा जैसे किसी ने जूठी कर दी हो। अवनी को लगा शायद किसी ने उसे जूठा कर दिया। अवनी का मन नहीं किया उस नाश्ते को करने का। उसने वापस उसे किचन में रख दिया और नौकरों से कहा, मुझे कोई फल दे दो, मुझे नाश्ता खाने का मन नहीं है। नौकर थोड़ी से हैरान हुए और फिर वो अपने कमरे में ही बैठ के संतरे और सेब वगैरह खाने लगी। दिन की सारी घटनाएं अवनी के मन में घूम रही थी। खैर, धीरे धीरे अवनी इस घर में एडजस्ट होने लगी, लेकिन पति को उसके पास समय देने के लिए समय नहीं होना और वक्त बिताने के लिए बस पति अपनी ज़रूरत पूरी करते और फिर बाहर चले जाते। अवनी को इस घर में कोई कमी तो नहीं थी, पर हर कोई व्यक्ति इतना खाली नहीं होता कि अवनी के साथ समय बिता पाए। या अवनी समय बिताने के लिए अक्सर खुद से बाहर जाती और मंदिरों में जाती, मंदिरों में बैठती, वहाँ लोगों से दोस्ती करती और कुछ देर बाद फिर वापस अपने घर को आ जाती। एक दिन अवनी मंदिर से लौट रही थी तो उसके पैर में बहुत जोर की ठोकर लगी, तेज चोट लग गई, तो वो जल्दी नहीं लौट पाई। उससे देर हो गया, वो वहीं बैठ गई करीब आधा घंटा। घर में कोई चिंता करे ये उसके मन में विचार भी नहीं आया, जो आता तो वो झटक देती, क्योंकि यहाँ तो सब अपने आप में ही मगन रहते हैं। उसके देर होने का लेकिन कोई कारण था और जो कारण वो समझ नहीं पाई। जब वो घर पहुँची तो उसे एक कमरे से आवाज़ आई, जो उसकी सास, ननद और तीनों की आवाज़ थी, पति की आवाज़ थी। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अवनी ने सुना, बस हम अवनी से एक बच्चा चाहते हैं, अगर ये बच्चा पैदा करके दे दे तो सब कुछ हमारा होगा और अवनी को इस बारे में कभी नहीं पता चलना चाहिए। अवनी ये सुन के सोच में पड़ गई कि उसे तब तक फिर से आवाज़ आई, राधिका के मौत के बारे में तो अवनी को कतई नहीं पता चलना चाहिए। अब ये सुन के अवनी को थोड़ा तेज झटका लगा। राधिका? कौन राधिका? वो उसके पति की पहली पत्नी? हाँ, मैंने सुना था अपनी ननद के मुँह से जब उसने राधिका भाभी कहा। अवनी ये बात सुन के बहुत हैरान थी। इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा घर, इतने पैसे, सारा सब कुछ इनका नहीं है? अवनी? और ये अवनी के बच्चे के नाम कैसे हो सकता है? वो ये सोच के हैरान हो रही थी।
अवनी के शादी के बारे में शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, क्योंकि अवनी की शादी तो एक साधारण ढंग से मंदिर में हुई थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अवनी का बच्चा संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? अगर ये संपत्ति इन्हीं लोगों की नहीं, उसके पति की नहीं, तो ये संपत्ति अवनी के बच्चे की कैसे हो जाएगी? अवनी सोच में पड़ गई। अवनी किसी से भी नहीं पूछ सकती थी कि संपत्ति किसकी है। अवनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी खिड़की से बहुत तेज़ हवा चलती है। अवनी खिड़की बंद करने के लिए खिड़की की तरफ गई, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। अवनी को अंदर जैसे कुछ एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि लकड़ी के दरवाजे जो है की अलमारी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी अलमारी, वो ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही है। अवनी घबरा गई। उसे लगा इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है इस घर के अंदर। अवनी डरते डरते उस लकड़ी की अलमारी को खोलती है। जो ताला लगा हुआ था वो ताला अचानक गायब सा हो गया था। अवनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अलमारी खोलने के साथ ही उसमें से एक कागज़ गिरा। अवनी पहले उस कागज़ को देखने के लिए उठाती है, लेकिन जब तक वो खोलती तब तक उसकी आंखें खुल गई। ये सपना था, ये सच नहीं था। तेज हवा और लकड़ी की अलमारी का ताला खुलने, वो कागज़ क्या था वो उस कागज़ में, और वो सब कुछ तो इसी कमरे में हो रहा था, पर वो सच नहीं था। पर मुझे क्यों दिखा ये सपना? अवनी सोच में पड़ गई। अभी वो किसी कीमत पे इस लकड़ी के दरवाजे को खोलना चाहती थी। उसमें ताला लगा था। अवनी ने सोचा कि वो चाबी ढूंढेगी, और उसे इस बात का मौका मिल भी गया। उसकी सास कमरे से बाहर गई। उसकी सास इधर उधर गई थी और उसे चाबी लेने का ये अच्छा मौका था, और लेकिन उसके पास इसको कोशिश करने का ज़्यादा समय नहीं था। वो ज़्यादातर तो लोग बाहर रहते थे, पर उसकी सास कमरे में ही आराम करते रहती थी, और उसे दिन के 2 घंटे के लिए लेकिन कहीं जाती थी। शायद किसी योग केंद्र में जाती थी और फिर वो वापस आ जाती थी। यही 2 घंटे का समय अवनी के पास था। अवनी सास के कमरे में जाती है। जल्दी से उसे चाबी मिल भी जाती है और दौड़ के वो अपने कमरे में आती है। एक एक करके वो सभी चाबी लगाने की कोशिश करती है और आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। अवनी ने जल्दी से ताला खोला और ताला खोलने के साथ लकड़ी की अलमारी खोली, और जैसे ही उसने खोला, ठीक सपने की तरह ही उसके सामने एक बड़ा सा पेपर गिर गया, जैसा उसने सपने में देखा था। उसने जल्दी से उस पेपर को उठा लिया और ताला लगा दिया, और चाबी को उसकी जगह पे ला के रख दिया। पेपर को उसने कहीं छुपा लिया, क्योंकि अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वो जल्दी से उन पेपरों को पढ़ पाए। उसकी सास वापस आई तो उन्होंने कमरे में देखा। उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। वो चुपचाप सो गई। अवनी ने अकेला खाली समय पाया तो उन पेपरों को पढ़ने लगी। उन पेपरों में लिखा हुआ था कि इस घर की सारी ज़मीन, जायदाद, धन दौलत सब कुछ राधिका के माता पिता की थी। वह सब कुछ राधिका को भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि राधिका के माता पिता को अंदाज़ा था कहीं ना कहीं कोई लालची व्यक्ति राधिका से शादी करेगा तो उसके संपत्ति के लालच में ये राधिका को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसमें एक क्लॉज डाला था उसके माता पिता ने कि राधिका के बच्चे को सब कुछ मिलेगा, ना कि राधिका को। अवनी सोच में पड़ गई। अगर सब कुछ राधिका के बच्चे को मिलेगा तो राधिका की तो कोई संतान ही नहीं है। फिर राधिका के बच्चे को मेरा बच्चा राधिका का बच्चा कैसे हो जाएगा? और अवनी सोच ही रही थी कि सामने उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो बिल्कुल उसकी हमरूप थी, देखने में हूबहू अवनी की तरह। अवनी हैरानी से उसे देखते रह गई, पर पल भर को ही वो गायब हो गई और फिर सामने आ गई। अवनी हैरान थी। वो चिल्लाने वाली थी, तुझे ये कैसा भ्रम है? मैं खुद को सामने ही देखने वाली हूँ। अवनी सोच में पड़ गई। उसकी परछाई एक सामने आ गई। धीरे धीरे उसका चेहरा दिखने लगा, और वो चेहरा बिल्कुल जला हुआ सा था, बिल्कुल जला हुआ, भयानक, जो देख के कोई भी चीख नहीं जाए। और परछाई जो सामने थी अचानक ही गायब हो गई। अवनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम मुझसे मत डरो। ये जो चेहरा मैंने तुम्हें दिखाया, ये मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं दिखाया। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारा भी यही हश्र हो सकता है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये हश्र हो तो मैं तुम्हें जगाने के लिए आई हूँ। अब ये बात सुन के अवनी हैरान रह गई। उसके ठीक सामने साधारण रूप में एक लड़की आ गई जो बिल्कुल हूबहू अवनी की तरह ही दिख रही थी। उसने कहा, मैं राधिका हूँ, वो राधिका की आत्मा। अवनी
तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें मेरे जैसे ही यहाँ मार दिया जाएगा। मेरी मौत के बारे में तो कोई जानता भी नहीं कि मैं मर चुकी हूँ। सबके लिए मैं जिंदा हूँ और तुमसे ये साधारण सी शादी करके इस घर में इसीलिए लाया गया है क्योंकि कागज़ों पे तुम्हें राधिका साबित किया जा सके। जैसी ही तुम्हारी कोई संतान होगी ये लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया जाएगा। उसके ठीक सामने अवनी ने कहा, कौन मार देगा मुझे? कौन? मुझे परछाई यानी राधिका के आत्मा ने कहा, तुम्हारी पति, तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद, वो मिलके तुम्हें मार देंगे। वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। जो तुम्हें ये प्यार दिख रहा है ना, ये जो सुख सुविधा, ये पैसे जो तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें से कुछ भी इनका नहीं है और ना ये तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि ये तो तुम्हें मार ही देंगे जैसे ही तुम इनकी संतान को जन्म दोगी। और जो कुछ होगा वो इस बच्चे का होगा और बस बच्चे के माध्यम से इन लोग अपने नाम करवाएंगे। और इनका लालच तो इतना बड़ा है कि शायद ये तुम्हारे बच्चे को भी ना छोड़ें। अवनी हैरान थी, इन लोगों के जाल में मैं कैसे फंस गई। अब वो क्या करेगी? एक तरफ उसकी जान खतरे में थी और अगर वो गर्भवती हो गई यहाँ तो उसके बच्चे की भी जान को खतरे में पड़ जाएगी। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राधिका ने कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहती हो तो यहाँ से भागने का तो कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सबक सिखाना ही एक रास्ता है। तुम तो दुर्गा माँ की भक्त हो ना, तो दुर्गा माँ की सहायता लो। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहती हूँ। अवनी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे क्या ना करे। अब राधिका ने कहा, सब कुछ ठीक होगा, बस तुम अपनी माँ दुर्गा को अपने साथ कर लो। अवनी अपने पूजा घर में गई, माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़ी। कुछ पल में उसे वहाँ कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि राधिका की आत्मा मुस्कुरा रही है। उसे भी एहसास हुआ दुर्गा माँ की शक्ति का जो अवनी के साथ में थी। अवनी आत्मविश्वास से अपनी जगह पे लौटी और इंतज़ार करने लगी अपने पति, सास और ननंद का, और एक कमरे में जाके हॉल में सोफे पे बैठ गई। अवनी को सामने अचानक उसका पति आता है और इस तरह से बैठे देख के उसकी सास और ननद, जो पति बाहर गए हुए थे, सामने आए, एकदम से हैरान हो गए। वो बिल्कुल उसी तरीके से बैठी हुई थी जिस तरीके से राधिका बैठती थी। उसकी बातचीत का ढंग भी राधिका जैसा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने अवनी बैठी थी। वो लोग थोड़ा डर गए और कहने लगे, ये क्या तरीका है? तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली, क्यों? मेरा ये तरीका पहले नहीं देखा क्या? तुम लोग तो मुझे हर रोज़ देखते थे, फिर आज इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तो उसका पति जोर से चिल्ला के बोला, तुम राधिका की नकल क्यों कर रही हो? अवनी बोली, कौन राधिका? मैं किसकी राधिका की नकल कर रही हूँ? किस राधिका की? तुम मेरी पहली पत्नी राधिका की नकल कर रही हो। वह हंसने लगी। उसकी हंसी बिल्कुल राधिका जैसी ही थी। उसका पति थोड़ा चुप हो गया। एक पल को उसके ज़मीन से पैरों के नीचे से जैसे निकल गई हो। अवनी ने कहा, अगर मैं राधिका ही हूँ तो? ये सुन के उन लोगों की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई। उसके बाद उन लोगों को कोई डर नहीं लग रहा था। उसके बाद उसकी सास उसके नज़दीक आके बोली, तो क्या हो गया? तू राधिका है तो राधिका होके अवनी के शरीर पे कब्जा करके बैठी है, तो इस अवनी को ही हम लोग मार डालेंगे जैसे तुझे मारा था। फिर तू क्या करेगी? और कोई कुछ नहीं करने वाला। ये ऐसे परिवार से है जैसे कोई कुछ पूछने भी नहीं आने वाला है। हम इसे मार देंगे और बस हमें तो पैसे चाहिए। अगर ये नहीं दिलाएगी तो कोई और दिलवाएगी। ऐसा करके वो अवनी के बाल खींचने की कोशिश करती है उसकी सास। अवनी ज़ोर से चिल्लाती है। तभी बाहर से पुलिस के अधिकारी आ जाते हैं, जिन लोग इसके कबूलनामा रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस इन तीनों को पकड़ने वाली थी। तब तक अवनी कहती है, आप इन तीनों को पकड़ लीजिए, यहाँ मेरी जान को खतरा है और राधिका की हत्या भी इन्हीं लोगों ने की है। इन लोगों की किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये बात सुन के पुलिस वाले कहते हैं, आप चिंता मत करिए, हम इन्हें उचित सज़ा दिलवाए दें। उधर से अवनी बोलती है, उचित सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन अवनी के हाथों नहीं, वो राधिका के हाथों मिलेगी। और ज़ोर से ही अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। थोड़ी देर में अवनी और सारे पुलिस वाले अपने आप ही घर के बाहर हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अचानक ही उस कमरे से बाहर कैसे हो गए। और कमरे से बाहर निकलते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस जगह पे जहाँ पे राधिका के पति, अवनी का पति, सास और ननंद थे,
राधिका जो बाहर खड़ी थी, अवनी उसे देख सकती थी। राधिका कहती है, मेरे लौटने का समय हो गया है, लेकिन लौटते समय मैं इन तीनों को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, ताकि इनको इनके हिस्से की सज़ा दे सकूँ। राधिका कहती है अवनी को धीरे से, तुम पुलिस वालों को लेकर बाहर जाओ। किसी कीमत पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इन तीनों की मौत की जिम्मेदार हो। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें बिना किसी कानून के सज़ा मिले। पुलिस वाले को कुछ बात बताने के लिए अवनी उन्हें बाहर लेकर निकलती है। तब तक वो बात कर ही रही थी कि कमरे से बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। धमाके की आवाज़ सुन के पुलिस वाले दौड़ के वापस आते हैं। कमरे में एक बहुत भयानक धमाका हुआ था, क्योंकि कमरे के कोने में एक सिलेंडर रखा था जो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और उससे लगातार गैस लीक हो रही थी। अवनी उन लोगों को सामने दिख रही थी, पर असल में वहाँ पे राधिका थी। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अवनी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन लोगों ने राधिका को जलाया था, राधिका की मौत तो अभी सामने आई भी नहीं थी, और ये अवनी को भी मार देना चाहते थे, और राधिका की मौत का तमाशा बनाने वाले थे, दिखाने वाले थे कि राधिका जल के मरी। उसके पति ने लाइटर जलाया था, ये सोच के कि अवनी को भी वो जिंदा जला देगा, और लेकिन जैसे ही उसने लाइटर का स्विच ऑन किया, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस कमरे में गैस लीक हो रही है। अवनी पुलिस वालों के साथ बाहर थी और इसे समझने वाले थी, कुछ समझ पाते इससे पहले ही ज़ोरदार धमाका हुआ। उन ज़ोरदार धमाके में उन तीनों के चीथड़े उड़ चुके थे। पुलिस वाले हैरान खड़े थे। जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, वहाँ आग बुझाई गई। कमरे की तो सारी संपत्ति जल गई थी, पर उस कमरे में सिर्फ वही संपत्ति नहीं थी, वहाँ बहुत से कमरे थे, और वो सारा घर नहीं जला था। उस घर में उन 3 लाशों के चीथड़ों को ले जाया गया, और उनकी आत्मा को राधिका लेके जा रही थी। अवनी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। घर का तो कोई मालिक भी नहीं बचा था सिवाय अवनी के, क्योंकि अब उन लोगों की लीगल वाइफ अवनी ही इस घर की मालकिन हो चुकी थी। अवनी का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए इस हिसाब से यह घर अवनी को देने का निर्णय लिया गया। अवनी ने कहा, नहीं पापा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। राधिका तो चली गई, उसे न्याय चाहिए था, पर ना तो मुझे संपत्ति चाहिए ना सहानुभूति। मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगी। यहाँ अनाथ आश्रम खुलेगा, मैं जीवन भर उस बच्चों की देखभाल करूंगी। अगर कोई सही जीवन साथी मिला तो उससे शादी भी कर लूँगी, आप चिंता मत करना। उसके बाद एक अवनी कड़ा निर्णय लेती है और उस घर को अनाथ आश्रम बनवा देने की घोषणा करती है, जहाँ वो खुद बच्चों की देखभाल करने वाली थी। उसने ऊपर की तरफ देखा, उसने राधिका की आत्मा दिखाई दी। वहाँ थोड़ी दूरी पे यमराज उसके पति को बंधक बना के लेके जा रहे थे। वो हैरानी से ऊपर देख रही थी, तभी राधिका की आत्मा माँ दुर्गा के रूप में बदल जाती है। देख के अवनी की आंखों से आंसू आते हैं। भगवान को धन्यवाद करती है कि माँ दुर्गा, आपने राधिका को अपने अंदर शरण दी, इस बात का बहुत धन्यवाद। उसके बाद अवनी आगे का निर्णय रहती है अभी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।